महाराष्ट्र का जो भाषा विवाद है वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका है। किसी ने कल्पना नहीं की थी कि ये मामला इतना आगे बढ़ जाएगा कि सारे सोशल मीडिया पर जो है वो छा जाएगा। ये महाराष्ट्र से निकल करके जो है वो झारखंड पहुंचा, झारखंड से वो जो है वो दिल्ली आया और अब तो पूरे देश के भाजपा के लोग इसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं और बिहार में भी लोग ये कर रहे हैं और महाराष्ट्र में तो ये चल ही रहा है। तो इसको हम अपने दो मेहमान श्री तुषार गांधी साहब और श्री धनंजय शिंदे साहब से इसको समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये क्या है। तो मेरा पहला प्रश्न जो है वो धनंजय शिंदे साहब से है कि शिंदे साहब आप शॉर्ट में ये बताएं कि आखिर ये भाषा विवाद अचानक जो है वो कैसे इतना कहाँ से आया, इसके पीछे क्या राजनीति है और क्या इसका इस विवाद का मूल जो है वो नागपुर में है, संघ के मुख्यालय में। तो आरएसएस को हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान या हिंदुत्ववाद, ये जो उनका फॉर्मूला है, ये जो उनकी रणनीति है पूरे हिंदुस्तान में कब्जा करने की, उस रणनीति का हिस्सा जो है वो यह वाद है। और महाराष्ट्र जो राज्य है, आपने देखा होगा कि तमिलनाडु हो या साउथ के जितने भी राज्य हैं, वहाँ पे उनकी जो स्थानिक भाषा है उसके बारे में बहुत ही बड़ा उनकी जनता की भावना है। महाराष्ट्र को पिछले 2022 से अगर हम देखेंगे तो पॉलिटिकल और सोशल लैबोरेटरी बनाई है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने। सोशल लैबोरेटरी आपने देखा होगा कि मराठा वर्सेस ओबीसी, ऐसा एक झगड़ा निर्माण किया गया लोकसभा के चुनाव के पहले, और जाति में सेपरेशन करने का, अंग्रेज जैसे तोड़फोड़ करके समाज में जाति, धर्म, भाषा के ऊपर काम करते थे, वही संघ की राजनीति जाति के ऊपर उन्होंने मराठा और ओबीसी को पोलराइजेशन करके कोशिश की उसका फायदा लेने का। पूरे हिंदुस्तान में हम देख रहे हैं कि मुस्लिम और हिंदू के बीच में, दो धर्म के बीच में जहर डाल के राजनीति करने की कोशिश है उनकी। और वही सोच से जो उत्तर भारत से बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो या बाकी हिंदी भाषिक राज्य हो, उससे महाराष्ट्र में जो लोग आए हैं उनके बीच में और मराठी भाषिकों के बीच में एक सेपरेशन या डिवाइड करने की ये जहरीली राजनीति है। ये लैबोरेटरी के तौर पे एक्सपेरिमेंट चल रहा है महाराष्ट्र में। और इसमें जो प्रश्न है, जो मुद्दा है, जो मराठी भाषिकों का मुद्दा है, उस मुद्दे को एक गलत नरेटिव से हिंदुस्तान के हिंदी भाषिक जनता के सामने पेश करने की एक बहुत बड़ी जहरीली राजनीति आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की। मुद्दा यह है कि लोगों का कहना यह है कि महाराष्ट्र में 5वीं कक्षा से हिंदी विषय सिखाया जाता है। महाराष्ट्र शासन ने 16 अप्रैल को एक जीआर निकाल के पहली कक्षा से हिंदी कंपलसरी करने का निर्णय पारित किया। और वो निर्णय के खिलाफ कि पहली से नहीं चाहिए, कंपलसरी हिंदी नहीं चाहिए, कंपलसरी तीसरी भाषा नहीं चाहिए, क्योंकि पहली कक्षा में जाने वाला बच्चा जो होता है वो 5 या 6 या 7 साल का होता है। और साइंटिफिकली भी ये प्रूव किया गया है। और हिंदी भाषा महाराष्ट्र में 5वीं कक्षा से स्वीकारी गई है, तो पहली कक्षा से तीसरी भाषा, सिर्फ हिंदी ही भाषा नहीं, कोई भी तीसरी भाषा, उसका सरकार की ओर से जो सख्ती की जा रही है, जबरदस्ती की जा रही है, उस जबरदस्ती के खिलाफ, भाजपा के जबरदस्ती के खिलाफ यह आंदोलन है तीसरी भाषा के। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने नोएडा का जो उनका जो मीडिया के जो सभी केंद्र है, उनके माध्यम से, कुछ पत्रकारों के माध्यम से और आईटी सेल और नरेटिव सेट करने वाले मशीन के माध्यम से उनको मराठी विरुद्ध हिंदी भाषिक ऐसा झगड़ा करने की एक ये साजिश है, जो साजिश महाराष्ट्र के जनता को समझ में आई है। और इसीलिए महाराष्ट्र में रहने वाले मुस्लिम हो, महाराष्ट्र में रहने वाले पंजाबी हो, जैन हो, पारसी हो, सिख हो, सभी धर्म के और जाति के लोग जो मराठी में बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र बनाने में उनका खून और पसीना जुड़ गया है। उनको समझ में आया है कि ये भारतीय जनता पार्टी का जहरीला खेल है। इसमें दो उनके प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, एक लेबोरेटरी के तौर पे ये टेस्ट करना, और दूसरा बिहार का चुनाव है, और उसके बाद में महाराष्ट्र में स्थानिक स्वराज्य संस्था का और मुख्यतः मुंबई, थाने जो महत्वपूर्ण केंद्र है, जहाँ पे जो कैश रिच म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस है,
या जिसको एमएमआर कहा जाता है, जहाँ पे थाने, रायगढ़, बाद में पालघर और मुंबई, ये पूरा इलाका आता है। तो यहाँ पे उनको पोलराइजेशन करना है, मराठी वर्सेस नॉन मराठी। उस पोलराइजेशन से उन्हें सत्ता में आना है, मुंबई में भी आना है, सभी महाराष्ट्र में भी आने की कोशिश करनी है, और साथ साथ बिहार के चुनाव में भी बिहारियों को हिंदी भाषिक है, महाराष्ट्र में मराठी लोग कैसे ये कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनको लगता है कि बिहार के चुनाव में उनको फायदा होगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये आरएसएस का हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान, ये पूरा एक भाषा एक देश करने का जो एक षड्यंत्र है, उस षड्यंत्र का महाराष्ट्र में एक्सपेरिमेंट चल रहा है। तुषार गांधी साहब, सरकार ने एक आदेश निकाला और उसके बाद लोगों ने उसका विरोध किया, और उस विरोध के बाद सरकार ने उसको वापस ले लिया। तो ऐसा लग रहा था कि ये मामला पूरा निमट गया है, अब ये कहानी खत्म हो चुकी है। लेकिन फिर अचानक हम ये देखते हैं कि ये उग्र हो गया और हिंसक हो गया, और फिर इतना ज्यादा हिंसक हो गया कि पूरे सोशल मीडिया पे छा गया। तो ये जो परिवर्तन आया, कि ऐसा लग रहा था कि ये खत्म हो गया है और अचानक फिर जो है वो इतना ज्यादा उभर के सामने आ गया, तो ऐसा क्यों हुआ, इसका क्या कारण है, ये बताइए तुषार। देखिए, ये भाषा की जो प्रांत की भाषा है उसका मामला आज़ादी के समय से काफ़ी एक इमोशनल इश्यू है। भारत ऐसा देश है जहाँ विविध भाषा, विविध संस्कृतियाँ, विविध लोग रहते हैं और वो प्राचीन उनकी परंपरा के अनुसार रहते हैं। भारत ऐसा भी देश है जहाँ अंग्रेज़ों के वक्त से एक कुछ ऐसे इलाके प्रांत है जहाँ लोग पूरे देश से आते हैं और बसे हुए हैं, और उन प्रांतों के विकास में उन्होंने योगदान भी दिया है। अगर बम्बई की बात करें तो बाकी सारी भाषाओं के साथ दो प्रमुख भाषा जिन्होंने बम्बई के को इस स्तर पर लाने में अपना खून पसीना दिया है वो है गुजराती और मराठी। और कई शतकों से ये दोनों बम्बई के विकास के लिए अपना खून पसीना और पैसा लगाकर बम्बई का विकास करते हैं। अभी इसी पूरे विवाद के दौरान हमारे पूर्व मुख्यमंत्री साहब और अब जो उप मुख्यमंत्री है शिंदे साहब अहमदाबाद जब जाते हैं तो उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि भाई बम्बई तो गुजरात की राजधानी थी करके, और है। तो इसमें ये क्या करवाना चाहते हैं ये बहुत थोड़ा प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि अब जब मराठी की बात हुई है तो ऐसे लग रहा है कि भाजपा के जो घटक पक्ष हैं जिनको तोड़-फोड़ कर उन्होंने अपने साथ जोड़ा है, और जो खोखा सरकार वाले लोग हैं वो भी अब अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए मराठी का मुद्दा उठाकर भाजपा पे निशाना साध रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें धनंजय ने जो बात की वो बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन मैं इसके साथ ये भी मानता हूँ कि दो जो बहुत ज्वलंत मुद्दे महाराष्ट्र में अभी लोगों के बीच चर्चित होना चाहिए, उनके ऊपर से ध्यान हटाने का भी की भी ये साजिश है। एक तो बढ़ते हुए किसान आत्महत्या है। आप देखें किसान आत्महत्याओं का दर तो चौंका देने वाला दर आज हमें दिख रहा है, और इसके खिलाफ इसके ऊपर जो उदासीनता सरकार में है, भाजपा की सरकार में है, उससे जो जनता में एक आक्रोश है उसका ध्यान उधर से ध्यान हटाने के लिए भाषा की राजनीति करने का एक साजिश है। दूसरा जो लाड़की बहन स्कीम से उन्होंने महाराष्ट्र की महिलाओं के साथ एक धोखा किया, और अब चुनाव के बाद धीरे धीरे लाड़की बहन स्कीम को वो लोग खत्म कर दे रहे हैं। उससे जो एक जनता में एक क्रोध और आक्रोश जागरूक हो सकता था, उससे भी वो लोग ध्यान हटाने के लिए ये करवा रहे हैं। और आप देखिए पिछले 15-20 दिन से ऐसे लग रहा है कि महाराष्ट्र के सामने भाषा के सिवा और कोई मुद्दा ही नहीं रहा है। जो भी है वो अपनी राजनीति करने के लिए भाषा की बात लेकर चल रहा है। पर मुझे एक चिंता और भी है कि जो मराठी की हिमायती करने वाले पक्ष हैं वो भी मराठी के नाम पर जो मराठी भाषी नहीं है उनके साथ गुंडागर्दी कर रहे हैं, उनको मारपीट कर रहे हैं, और ये बात हमारे जैसे पुरोगामी राज्य को शोभा नहीं देती है। हमने इस बात के ऊपर टिका करनी चाहिए। अगर
कोई परप्रांति है, पर दूसरी भाषा बोलने वाला है, मराठी नहीं बोल सकता, तो उसको अपने दफ्तर में बुलाना, उसको बेइज्जती करना, उसको मारना, धमकी देना, ये लोकशाही का तत्व नहीं है। ये बात बाबा साहेब और फूले का जो लोग नाम लेते हैं उनको शोभा नहीं देता। मैं कांग्रेस को भी कहना चाहता हूँ कि अपने राजनीतिक लाभ के लिए ऐसी गुंडागर्दी के बारे में चुप्पी साधे बैठना उनको शोभा नहीं देता। धनंजय, मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन कांग्रेस के पक्ष की तरफ से जो मारना और वो सब हुए हैं उसके बारे में मुझे प्रखर टीका नहीं सुनाई दी है। ये आपने अपने पक्ष को कहना पड़ेगा। ये बात कांग्रेस को शोभा नहीं देता। अगर मैं समझता हूँ कि हाँ, स्थानिक भाषा को एक प्रभाव होना चाहिए, उसकी इज्जत होनी चाहिए, और जो लोग राज ठाकरे के जैसे लोग जो अपने आप को आज मराठीत्व का एक आइकॉन बताने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे मेरी विनती है कि अगर आपको मराठी का इतना प्रेम है तो जिन लोगों को मराठी नहीं आती है उनके लिए आप मराठी सिखाने की कोशिश कीजिए, उनको मराठी सिखाइए ताकि वो लोग मराठी में बोलने लगे। उनको सजा करके, उनको आतंकित करके आप कोई कुछ हासिल नहीं कर रहे हैं। ये बात बहुत स्पष्ट तरीके से कहना जरूरी है। और मुंबई के विकास में अगर ये कहा जाए कि सिर्फ मराठी इंसान का खून है तो ये गलत है। सबका खून है, सबका पसीना है। जितना अधिकार मराठी भाषा का मुंबई के ऊपर है, जितना अधिकार मराठी मानुष का मुंबई के ऊपर है, उतना ही गुजराती, सिख, बंगाली, तमिल, तेलुगु, मलयालम, ये सारे लोगों का भी है। मुंबई नहीं बन सकती अगर वो इन सारे लोगों के मेहनत का फल ना होता उसमें। ये बात हमने करनी चाहिए जब भाषा की बात हो रही है तब। और ये जो एक फितरत आ गई है बीजेपी में कि जब भी उनको लगे कि कोई मूलभूत बात पर वो लोगों के क्रोध का शिकार हो सकते हैं, तब ऐसी कंट्रोवर्सीज खड़ी करके वो लोग ध्यान लोगों का बटाने की जो उनको आदत हो गई है, वो लोग उसमें सक्सेसफुल नहीं हो सकेंगे। और अब अगर हम देख रहे हैं कि जब बिहार में और झारखंड में बीजेपी के नेता मराठी भाषियों को चेतावनी देने का काम करते हैं, तो बीजेपी के महाराष्ट्र के नेता भी खुलकर सामने बोलने पर मजबूर हो रहे हैं। प्रश्न ये है कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार है महाराष्ट्र में, केंद्र सरकार है और यहाँ की जो राज्य सरकार भी देवेंद्र फडणवीस की है। तो ये महाराष्ट्र का इंटरनल मामला है और इसको जो है वो हम लोग आपस में समझा लेंगे, मना लेंगे। और अगर किसी बाहर वाले को कुछ कहना है तो उसका कोई चिंता है तो वो अपने मुख्यमंत्री को, मतलब भाजपा वाले को, तो वो अपने मुख्यमंत्री से कोई भी सांसद बात कर सकता है और उसको कह सकता है कि भाई आप ये कीजिए, वो कीजिए, या इस तरह से सुरक्षा प्रदान कीजिए वगैरह वगैरह। लेकिन निशिकांत दुबे जैसे लोगों का, मनोज तिवारी जैसे लोगों का अचानक जो है वो इसमें कूद पड़ना और ये कहना कि आप लोग तो हम पर पलते हैं, सारा खनिज तो जो है वो झारखंड से निकलता है और सारी रिफाइनरी गुजरात में लगी हुई है और उसी के ऊपर जो है वो आपका सब गुजारा हो रहा है, आपके पास है ही क्या। इस तरह की भाषा अगर कोई सांसद बोलने लगे और इस तरह से लोगों को जो है वो आप कह सकते हैं कि क्रोधित करने लगे, गुस्सा दिलाने लगे, ऐसी भाषा तो राज ठाकरे ने भी कभी नहीं कही। तो इसका क्या कारण आप देखते हैं, इसकी ऐसा क्यों हो गया अचानक? जी, मैं सर्वप्रथम अगदी स्पष्टता से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी, हमारा केंद्रीय नेतृत्व हो या महाराष्ट्र का नेतृत्व हो या यहाँ के पदाधिकारी हो या यहाँ का कार्यकर्ता हो, इस विषय में ही नहीं बल्कि कोई भी विषय में असंवैधानिक तौर से या हिंसात्मक तौर से जो भी कृति होती है किसी से भी उसका थोड़ा सा भी समर्थन नहीं करती। ये एकदम स्पष्ट है। जो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कुछ कार्यकर्ताओं ने मीरा रोड में एक जो दुकानदार था उसके साथ में जो व्यवहार किया, उसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उस हिंसा का थोड़ा भी समर्थन नहीं करती और आगे भी किसी भी तरह के हिंसा का समर्थन नहीं करेगी। भाषा का आंदोलन हो या और भी आंदोलन हो, वो संवैधानिक ढांचे के अंदर ही चलना चाहिए और वो बापूजी ने जो सत्य और अहिंसा की जो दिशा दी है उसी के ऊपर चलना चाहिए।
ये सोच कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को एकदम फिट तरह से बताई गई है। तो इसीलिए इस हिंसा का कहाँ पे भी हमने समर्थन नहीं किया है, बल्कि हमने इसी का विरोध ही किया है। बल्कि गोदी मीडिया ये अच्छी चीजें दिखाती नहीं है, इसीलिए शायद जनता तक ये सब बातें पहुंची नहीं होगी। फिर भी मैं आपके कॉल के इस कार्यक्रम के बाद में सोशल मीडिया पे एक भूमिका स्पष्ट होने के लिए कुछ चीजें डालूंगा कि कांग्रेस कभी भी इस हिंसा का समर्थन नहीं करती। मेन मुद्दा यह है कि इस मुद्दे के बारे में गोदी मीडिया, आरएसएस और भाजपा और आईटी सेल की यंत्रणा काम पे लगी है। मुद्दा क्या है? मराठी वर्सेस अमराठी का मुद्दा है ही नहीं, या मराठी लोगों का भी बाकी भाषाओं को विरोध है नहीं। ना हिंदी को विरोध है, ना गुजराती को है, ना पंजाबी को है, ना बाकी साउथ इंडियन भाषाओं को है। मुद्दा सिर्फ यह है कि आप कंपलसरी तीसरी भाषा, कौन सी भी भाषा हो, वो पहली कक्षा से मत दीजिए, यही सिर्फ एक मुद्दा है। इसके अलावा जो भी बनाया जा रहा है भाजपा के लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, वो पूरी खिचड़ी है। ये मुद्दा झूठ तरीके से लोगों के बीच में, हिंदी भाषी, गुजराती भाषी, बाकी भाषिकों के बीच में फैलाने की जहरीली आरएसएस की रणनीति है। ये मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। दूसरी चीज, इस पूरी प्रक्रिया में जो हिंसा हुई, मेरे ख्याल से एक विशिष्ट पॉलिटिकल पार्टी की ओर से हुई है, उसका हम कभी भी समर्थन नहीं किया है, और वो इंडिया अलायंस का भी घटक नहीं थी। और एक या दो घटना हुई जिसकी मीडिया ने पूरा बड़े पैमाने के करके दिखाने की कोशिश की कि पूरे उत्तर भारतीय जो है उनके खिलाफ हमला हो रहा है, ऐसा हो रहा है। तो यह गलत तौर से गोदी मीडिया ने बनाई हुई साजिश है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं कहना चाहता हूं कि निशिकांत दुबे हो या जो भी बाकी उटपटांग लोग हो, ये लोग जो है, ये लोग भारतीय जनता पार्टी के जो बड़ा आर्किटेक्चर है, हिंदुत्ववादी या आरएसएस का जो आर्किटेक्चर है, उस आर्किटेक्चर के ये लोग प्यादे हैं। उनको लगा कि शुरुआत में, और इसीलिए एकनाथ शिंदे जी जो है वो भी प्यादे है, अजित पवार भी प्यादा है आरएसएस के बड़े आर्किटेक्चर का। तो उन्होंने इसीलिए, एकनाथ शिंदे ने पुणे में एक स्टेटमेंट दी अमित शाह को खुश करने के लिए, और फिर अलग अलग एक्सपेरिमेंटल के दरमियान सब जगह पे भाजपा और आरएसएस नाकाम होती जा रही है। और इसीलिए निशिकांत दुबे जो मनोरुग्ण है, जो जहरीली व्यक्ति है, कुछ तो बकवास और बदतमीज बात कर रही है। उन्होंने क्या कहा कि मराठी लोग अगर आएंगे तो हम उनको मारेंगे, हिंसा करेंगे उनके साथ में। तो मतलब इसका मतलब देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है, भाजपा के नेता है, वो अगर जाएंगे दिल्ली तो उनको भी मारेंगे क्या? तो ऐसे बकवास और बदतमीज इंसान के स्टेटमेंट को हमें दुर्लक्ष्य करना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और जो सच्चाई है, जो सत्य है, वो लोगों तक पहुंचाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। अभी रहा मुद्दा ये, अगर इस विषय में कहां पे भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा होगी तो इसकी जिम्मेदारी होम मिनिस्ट्री की आती है, पुलिस की आती है। महाराष्ट्र में गृह मंत्रालय ये देवेंद्र फडणवीस के हाथ में है। अगर जिस जिस व्यापारियों को मनसे के कार्यकर्ताओं ने मीरा भाईंदर में मारा, उस वक्त अगर पुलिस, मीरा भाईंदर की पुलिस अगर सही कार्रवाई करती, तो फिर भाजपा का ही वहां का जो एमएलए है मेहता करके, उसने बहुत बड़ा जहरीला पोलराइजेशन वाला पॉलिटिक्स करने के हिसाब से वहां पे बहुत बड़ी रैली निकाली। उसको कोई परमिशन भी नहीं थी। तो ये मुद्दा जो है वो भड़काने में महाराष्ट्र सरकार का बहुत बड़ा हाथ है, जिनके पीछे मोदी शाह, बिहार का चुनाव ध्यान में है, महाराष्ट्र का चुनाव ध्यान में है, और सबके पीछे आरएसएस है। तो ये बातें मुझे लगता है कि सभी मराठी और नॉन मराठी लोगों को समझ के हमें आगे की दिशा करनी चाहिए। यहाँ पे उत्तर भारतीय हो, हिंदुस्तान के सभी कोने से आए हुए लोगों ने महाराष्ट्र बनाने में खून पसीना इकट्ठा किया है। उन्होंने अपनी जाने दी है। बल्कि संयुक्त महाराष्ट्र की जो मूवमेंट हुई, उसमें जो 107 लोग शहीद हुए, उसमें मुस्लिम भी है, उसमें गुजराती भी है, उसमें अमराठी लोग भी है। तो ये बातें हमें बोलनी पड़ेगी। तो ये मुद्दा जो है, मुझे लगता है कि सच्चाई से पेश होने की जरूरत है, जो नहीं हो रहा है। और आने वाले दिनों में हम कांग्रेस पार्टी और सभी लोग सच्चाई लोगों के सामने लाके कहेंगे कि हिंदी भाषियों को विरोध नहीं है, बल्कि पहली कक्षा से कंपलसरी तीसरी भाषा के तौर पे हिंदी को ला रहे हैं या और भी कोई भाषा को ला रहे हैं, वो हमें मंजूर नहीं है। क्योंकि 5वीं कक्षा से ऑलरेडी तीसरी भाषा का ऑप्शन है, जो पिछले कई सालों से, अभी मैं भी पढ़ा, मैं करीब 25-30 साल पहले एसएससी किया, मुझे 5वीं कक्षा से हिंदी थी। हम बातें भी हिंदी में करते हैं, गुजराती में करते हैं, सभी भाषा में करते हैं।
तो ये कन्फ्यूजन है वो मुझे लगता है कि दूर होना बहुत ज़रूरी है। और राज्य सरकार जो है भाजपा की, संघ की सरकार है, इस आग आग भी उन्होंने ही लगाई और आग में तेल डालने का काम भी वही कर रहे हैं। इसीलिए देवेंद्र फडणवीस हो, अजित पवार हो या एकनाथ शिंदे हो, इनसे कुछ ज़्यादा अपेक्षा रखना उचित नहीं है। तुषार साहब, अ, ये जो कुछ भी एमएनएस ने किया उसकी तो कोई भी समर्थन या जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता और नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जो कुछ ये दोनों कर रहे हैं, इनकी भाषा देखिए कि अपनी गली में कुत्ता शेर होता है और आप फैसला कीजिए कि कुत्ता कौन है, शेर कौन है। फिर ये कि आप जो है वो माहिम में जाइए और वहाँ जो उर्दू बोलने वाले हैं उनसे आप मराठी बुलवाइए। और फिर ये कि आप जो है वो पंजाब में जो लोग आतंकवादी हैं उनके अंदर और आपके अंदर कोई भाषा मार में कोई फर्क नहीं है, हम इनको पटक पटक के मारेंगे अगर बाहर आएंगे। तो जो सांसद इस तरह की भाषा का ट्वीट कर रहा है, एक्स पे लिख रहा है मैसेजेस, और वो ऐसा सांसद है कि जिसको पूरी दुनिया में भेजा गया था भारत की छवि सुधारने के लिए। तो इस और इसी तरह की बात तिवारी, मनोज तिवारी जो दिल्ली के सांसद है, उन्होंने भी कही। तो इसको आप क्या कहेंगे? मतलब ये कि ये कोई संस्कृत समाज में जो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, उनकी भाषा है, उनको इस तरह की ज़बान में बातचीत करनी चाहिए और अगर कोई करता है तो सरकार पे क्या उस पे कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए? देखिए, कई सालों से एक मांग है कि हेट स्पीच के खिलाफ कोई कड़ा कानून हो और प्राविधान हो। और ये भी एक है कि हेट स्पीच सिर्फ रास्तों और सोशल मीडिया पे ही नहीं, पर सांसदों में भी अगर हेट स्पीच दी जाए तो उनके ऊपर प्रोसिक्यूशन किया जाए। पर सरकार ये करवा नहीं रही, क्योंकि आरएसएस की जो जहरीली नीति है उस जहर को समाज में उतारने के लिए ये सपौले उन्होंने छोड़े हुए हैं, जो सांसद में भी होते हैं, रास्तों पे भी आते हैं और सोशल मीडिया पे तो जोर शोर से काम करते ही हैं वो लोग। तो ये हमने देखना चाहिए कि आज घृणा और गाली गलौज एक राजकीय प्रचार का माध्यम बन गया और उसका काफी फायदा। आप देखिए, चुनाव का जैसे ही बिहार का चुनाव डिक्लेयर होगा, फिर आप प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी, मुझे माननीय कहने में भी थोड़ा हिचकिचाहट लग रही है वैसे व्यक्ति को, उनके जो प्रचार के सारे स्पीच होंगे वो कितने विषारी, जहरीले और विघटनकारी होंगे, और उसके उनके ऊपर कभी ना चुनाव आयोग कार्रवाई करता है। और कितनी शिकायतें होती है जहां दिखाया जाता है, एविडेंस के साथ दिखाया जाता है कि प्रधानमंत्री ने भी हेट स्पीच किया है, फिर भी उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं दी जाती, उनको क्लीन चिट दे दी जाती है। तो ये हमारी बदनसीबी है कि हेट स्पीच के का मापदंड अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है और अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग तरीके से डील किया जाता है। अभी पिछले कल ही की बात है कि स्टैन स्वामी की 4वीं पुण्यतिथि, शहीदी दिवस था। एक बुजुर्ग कमजोर पादरी को किस तरह से राज्य ने और सरकार ने साजिश करके और कोर्ट्स की मिलीभगत के साथ उसकी हत्या जेल में करवा दी, ये प्रमाण हमारे पास है। उमर खालिद को 5 साल से बगैर किसी ट्रायल, बगैर किसी सुनवाई जेल में बंद करके रखा है। वैसे कितने सारे सारों को मनगढ़ंत गुनाहों पर किया गया है। उसी तरह से महाराष्ट्र में अब कानून लाया जा रहा है जिसमें हम और आप जैसे लोगों को भी सत्य बोलने के कारण आतंकवादी कह के बंद कर दिया जा सकता है। तो गाली गलौज करने वालों को तो तोहफे मिलते हैं, उनको मुनाफा होता है, उनकी प्रगति होती है, पर सत्य बोलने पर सजा होती है। ऐसा एक समाज, ऐसी एक व्यवस्था आरएसएस और बीजेपी ने इस देश में लाकर रख दी, और ये उनका एक हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र का मॉडल जो है वो ये है कि जो घृणा और विघटन के तत्वों पे हमारे ऊपर लाया जाएगा। तो ये निशिकांत दुबे वगैरह जो लोग हैं वो सपौले हैं, उनके उनसे हम कोई और अपेक्षा नहीं कर सकते। वो कहीं पर भी रहेंगे तो जहर उगलेंगे और जहरीली जुबान से बात करेंगे, उनको उसी के लिए वहां रखा गया।
वो चाहे दुनिया में हमारी छवि सुधारने के लिए वो दुनिया में नहीं गए थे, वो आरएसएस और बीजेपी को दुनिया से समर्थन मिलवाने के लिए भेजा गया था उनको, और इसीलिए ऐसे जो जरा भी लायक लोग नहीं है उनका चुनाव प्रधानमंत्री ने किया। शिंदे साहब, अभी आपने कहा कि ये जो मराठी और हिंदी का विवाद है इसको उछाला जा रहा है ताकि बिहार में इसका फायदा उठाया जा सके, ये दिखाया जा सके कि किस तरह से महाराष्ट्र में जो है वो हिंदी भाषियों के ऊपर जो है वो अत्याचार हो रहा है। लेकिन एक जो मतदाता है वो इस बात को तो सोचेगा ही कि महाराष्ट्र में तो बीजेपी की सरकार है, तो महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार जो है वो हिंदी भाषियों को सुरक्षा प्रदान करने में क्यों नाकाम हो रही है, और अगर वो महाराष्ट्र में नाकाम हो रही है तो हम उसको बिहार में सजा क्यों ना दें, उसको सत्ता में क्यों आने दें? ऐसा नहीं हो सकता? आपने एकदम सही कहा, और इसीलिए आरएसएस के जो एक प्रचार प्रमुख है जिनका नाम है सुनील अंबेकर, उन्होंने 2 दिन पहले दिल्ली में पूरी एक बोलते हैं ना कि 180 डिग्री में विरोध में भूमिका लेके कहा कि हम महाराष्ट्र में जो चल रहा है हम हिंदी सक्ति के खिलाफ है। और आपको तो पता है कि आरएसएस इस सब बातों के लिए तो बहुत ही मशहूर है, पूरी 180 डिग्री टर्न लेने के लिए। तो ये अभी जो उन्होंने लेबोरेटरी के तौर पे जो फांस डालने की कोशिश की, जो फांसा डाला था, उसमें भाजपा ही फंसती जा रही है, और इसीलिए आरएसएस ने ये भूमिका लेके अभी इसका परिणाम उनको बैकफायर न हो बिहार में और या आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में भी, इसके लिए उनके अभी डैमेज कंट्रोल चल रहा है। लेकिन विनाशकाले विपरीत बुद्धि जो एक कहावत है, उस कहावत के अनुसार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस, और वही महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री भी जो है एकनाथ शिंदे जो है, या इवन अजित पवार, उनकी छवि पिछले 15 दिन में बहुत खराब हुई है। लोगों को उनका बर्ताव पसंद नहीं आया है, और लोगों को पता चला है कि ये बहुत ही गंदी पोलराइजेशन वाली पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ये हिंदू मुस्लिम करते हैं, ये मराठा ओबीसी करते हैं, और अभी मराठी विरोधी अमराठी ऐसी राजनीति की इनकी चाल चल रही है। तो ये इनको जरूर बिहार में भी इनका नुकसान होगा, इनका बहुत बड़े पैमाने पे डैमेज होगा। और इसीलिए मैं थोड़ी देर पहले बहुत ही जिम्मेदारी से कहा था कि बिहार चुनाव में इंडिया गठबंधन की बड़े पैमाने पे जीत होगी, और मोदी शाह अडानी अंबानी की उल्टी गिनती बिहार चुनाव के बाद में शुरू होगी। शाह साहब, आखिरी प्रश्न आपसे ये है कि पिछले कई सालों से स्थानीय निकाय के चुनाव नहीं हुए महाराष्ट्र में, नगर पालिका, ग्राम पंचायत, इन लोगों की सरकार रही लेकिन इन्होंने कभी उसके लिए कोशिश नहीं की और ये उसको टालते रहे। लेकिन अब अचानक ये लोग जो है वो इसके लिए बीजेपी वाले इतने गंभीर क्यों हो गए, और वो इस चुनाव के जीतने के लिए ये सारे राजनीतिक हथकंडे क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका क्या कारण आप देखते हैं? देखिए, बीजेपी की एक बड़ी साजिश रही है, और जो आरएसएस के जिसको मान्यता आरएसएस से भी मिली है, वो महाराष्ट्र को बांटना चाहते हैं। उन्होंने, अगर आप विदर्भ का मामला देखें तो विदर्भ को अलग करने के लिए कई बार उन्होंने वो किया। जब जब उनकी सरकार आती है तो विदर्भ का आंदोलन वो लोग पीछे खींच लेते हैं, और विपक्ष की सरकार आती है तब विदर्भ में फिर से अलग होने की बातें करवाते हैं। उसी तरह से उनका मंसूबा मुंबई को भी महाराष्ट्र से अलग करने का रहा है, और ये चाल वो चल रहे हैं। उनको लगता है कि अगर मुंबई के कॉरपोरेशन को वो जीत जाए तो फिर ट्रिपल इंजन मुंबई की बोगी महाराष्ट्र की ट्रेन से अलग करके दिल्ली की तरफ खींच के ले जाने की साजिश भी वो लोग करेंगे। तो मुंबई के चुनाव का सबसे बड़ा महत्व ये है कि मुंबई का चुनाव ये तय करेगा कि मुंबई महाराष्ट्र में रहेगा या मुंबई को यूनियन टेरिटरी बनाकर स्टेटहुड देकर डायरेक्टली दिल्ली का राज उसके ऊपर ला दिया जाएगा, और मुंबई से बाकी जो बचा कुचा है वो भी साइफन ऑफ करके दिल्ली को भेज दिया जाएगा। ये साजिश के कारण अब वो लोग मुंबई में चुनाव करवाना चाहते हैं, जबकि चुनाव आयोग, राष्ट्रीय सरकार और राज्य सरकार तीनों की मिलीभगत से उनको लगता है कि चुनाव अब बेमायने रह गया है। वो लोग अपनी मनमानी करके जो उनको चाहिए वैसे रिजल्ट
दिलवा सकते हैं। तो ये हमने जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। ये बात हमने लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है कि अगर मुंबई और महाराष्ट्र के लिए जो एक लड़ाई लड़ी गई थी, मुंबई के को महाराष्ट्र में रखने के लिए जो एक लड़ाई लड़ी गई थी, वो वापस उस लड़ाई को असफल करके, उस लड़ाई के परिणाम से महाराष्ट्र की जो प्रगति मुंबई के कारण हुई, वो उसको खारिज करने की साजिश को हराना है, तो मुंबई कॉरपोरेशन के चुनावों में इन ताकतों को करारी हार देना जरूरी है। हाँ, तो दोस्तों आपने देखा कि ये जो मुद्दा दिखाई दे रहा है हमको हिंदी मराठी का और जो कुछ सोशल मीडिया में चल रहा है, इसके पीछे कौन सा बड़ा जो है वो प्लान है, कौन सा बड़ा षड्यंत्र है और कौन से बड़े उद्देश्य हैं जो कि संघ परिवार हासिल करना चाहता है। और उसका बहुत ही खतरनाक पहलू अभी-अभी तुषार साहब ने हमारे सामने रखा कि ये लोग मुंबई को जो है वो राज्य से अलग कर देना चाहते हैं और मुंबई को जो है वो दिल्ली की तरह अपने कब्जे में ले लेना चाहते हैं। तो ये एक खतरनाक उद्देश्य है, एक लॉन्ग टर्म प्लान है और इसको हासिल करने के लिए लोगों को लड़ाया जा रहा है, नफ़रत फैलाई जा रही है और सोशल मीडिया में जो है उन चीज़ों को उछाल करके अलग-अलग अंदाज़ में जो है वो अपना राजनीतिक उद्देश्य साध्य करने की कोशिश की जा रही है। आप दोनों ने समय निकाला और इस विषय पर हमसे बातचीत की, इसका बहुत-बहुत शुक्रिया। हम आइंदा भी आपसे इस तरह के विषय पे बात करते रहेंगे। धन्यवाद। शुक्रिया सलीम भाई।